हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इंडियन पेनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एपीओ एवं जुडिशरी मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक रहती है। तो आज का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लोग खासकर बिहार एपीओ मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास समय बहुत कम है और पढ़ना अधिक है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा फोकस किन किन प्रश्नों पर करना है, तो जो प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जिन प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको एक झलक देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो भारतीय दंड संहिता 1860 के ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो चैप्टर 16 पर आधारित है कि आपराधिक मानववध किसे कहते हैं, ये कब हत्या की कोटि में आता है और कब हत्या की कोटि में नहीं आता है, इसकी व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपराधिक मानववध एवं हत्या के आवश्यक तत्व क्या हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या हैं, उनको समझाना है। तीसरा क्वेश्चन है वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता है। और फोर्थ जो क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार गंभीर और अचानक प्रकोपन से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए और निर्णीत वादों का हवाला दीजिए। पांचवा जो क्वेश्चन है आपराधिक मानववध एवं हत्या में अंतर कीजिए। 6 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्रकृति विरुद्ध अपराध पर, बलात्कार, द्विविवाह का अपराध, जार क्रम। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में अंतर कीजिए। जार क्रम एवं द्विविवाह में क्या अंतर है, बलात्कार एवं जार क्रम में क्या अंतर है। 8वां क्वेश्चन है बलात्कार समाज के प्रति सर्वाधिक घृणित कार्य है, परंतु इस अपराध में सजा का प्रावधान उतना कठोर नहीं है जितना होना चाहिए। क्या आप बलात्कार के लिए मृत्युदंड का सुझाव देंगे, यदि हाँ तो क्यों। अद्यतन संशोधनों का हवाला दीजिए, जो जल्द ही संशोधन हुए हैं उनका हवाला देना है। दहेज मृत्यु के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 10 है पति या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता के अपराध को परिभाषित कीजिए। 11वां क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में परिभाषित चोरी को परिभाषा का जो है उसका विश्लेषण कर चोरी के जो आवश्यक तत्व हैं उनको बताएं। 12वां क्वेश्चन है क्या एक व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है, यदि कर सकता है तो किन परिस्थितियों में। 13वां जो क्वेश्चन है आपराधिक न्यायसंभंग अपराध के आवश्यक तत्वों की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए कि आपराधिक न्यायसंभंग क्या है और इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। क्वेश्चन 14 है आपराधिक दुर्विनियोग अपराध के आवश्यक तत्वों को उदाहरण सहित समझाइए। 15 क्वेश्चन है रिष्टि मिसचीफ अपराध के आवश्यक तत्वों को दाखला देकर समझाइए। 16 क्वेश्चन है चोरी कब लूट हो जाती है। 17 क्वेश्चन है कि उद्दापन क्या है, व्हाट इज एक्सटॉर्शन, उद्दापन कब लूट होता है, उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। 18 क्वेश्चन है कि लूट के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, इसे कब डकैती कहा जाता है, यदि उपयुक्त अपराध करते समय अपराधी किसी की मृत्यु कारित कर देता है तो किस अपराध का दोषी माना जाएगा। 19 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अंतर को स्पष्ट करना है, जैसे कि अपहरण और अपहरण में क्या अंतर है, लूट और डकैती में क्या अंतर है, हमला और अपराधी बल में क्या अंतर है, दंगा और हमला में क्या अंतर है, चोरी एवं उद्दापन में क्या अंतर है, लूट, चोरी एवं उद्दापन तीनों में क्या अंतर है, न्यायसंभंग और आपराधिक दुर्विनियोग में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 20 है मानहानि को परिभाषित कीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। 21 क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 में मानहानि का अपराध क्या है तथा उसके अपवादों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 22 है सदोष परिरोध के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए एवं सदोष अवरोध से भिन्न तथा किस प्रकार से ये भिन्न है उसको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन 23 है व्यपहरण एवं अपहरण अपराधों को परिभाषित कीजिए और इनके मध्य अंतरों को भी समझाइए कि व्यपहरण और अपहरण में क्या अंतर है। क्वेश्चन 24 है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण के अपराध के आवश्यकताजनक तत्वों को समझाइए। क्वेश्चन 25 है अपराध के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए कि अपराध के विभिन्न चरण क्या क्या हैं। क्या अपराध केवल तैयारी क्या अपराध की केवल तैयारी जो है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, यदि हाँ तो किन अपराधों के लिए। तैयारी एवं प्रयत्न में
क्या अंतर है उनको स्पष्ट करें। क्वेश्चन 26 है अपराध के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 27 अपहानि से आप क्या समझते हैं, अपहानि के प्रकारों की विवेचना कीजिए। कितने प्रकार की अपहानि होती है, क्षति जिसको कहते हैं। क्वेश्चन 28 है केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता है यदि उसका मन भी अपराधी ना हो, के सिद्धांत की विवेचना कीजिए एवं सिद्धांत के अपवादों को भी बताइए। क्वेश्चन 30 है दुराश्रय से आप क्या समझते हैं, भारतीय दंड संहिता में ये कहाँ तक लागू होता है, क्या इसके कुछ अपवाद भी हैं उनको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन 31 है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 एवं 149 के विस्तार तथा लागू होने में अत्यधिक अंतर है, यद्यपि कि इन दोनों में कुछ सदस्यता है, समझाइए। क्वेश्चन 32 है धारा 34 एवं 149 सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य में अंतर कीजिए। क्वेश्चन 33 तथ्य की भूल अच्छा बचाव है, विधि की भूल नहीं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 34 है बालकों के मामलों में आपराधिक उत्तरदायित्व से विमुक्ति एग्जेम्पशन की विधि की व्याख्या कीजिए। 35 क्वेश्चन है उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिसके अंतर्गत चित्त विकृति का बचाव भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार होता है। क्वेश्चन 36 है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आरओपीडी का प्रयोग ढाल की भांति करना चाहिए न कि तलवार की भांति, इसकी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 37 है वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के प्रयोग में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना न्यायोचित होगा। क्वेश्चन 38 है भारतीय दंड संहिता में दिए गए प्रतिरक्षा के अधिकारों को उदाहरण देकर के समझाइए और उनकी विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 39 दुष्प्रेरक कौन होता है, विस्तार पूर्वक समझाइए कि यह किए गए अपराध एवं ना किए गए अपराध का भी जिम्मेदार होता है क्या। क्वेश्चन 40 है दुष्प्रेरण से आप क्या समझते हैं, दुष्प्रेरण करने के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। कितने प्रकार से किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया जा सकता है। क्वेश्चन 41 है आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करते हुए आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए तथा दुष्प्रेरण से भिन्नता को स्पष्ट करें। क्वेश्चन 42 है विधि विरुद्ध जमाव से आप क्या समझते हैं, आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 43 बलवा को परिभाषित करते हुए दंड के प्रावधानों को बताएं। और क्वेश्चन 44 है दंगा से आप क्या समझते हैं या दंगा का क्या आशय है, दंगा के लिए कितना दंड दिया जा सकता है। क्वेश्चन 45 निम्नलिखित के मध्य अंतरों को स्पष्ट करें, जैसे कि आपराधिक षड्यंत्र एवं षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण में क्या अंतर है, बलवा एवं दंगा में क्या अंतर है, कूट रचना एवं कूटकरण में क्या अंतर है। क्वेश्चन 46 निम्नलिखित में से किसी 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे आपराधिक षड्यंत्र, विधि विरुद्ध जमाव, घोर उपपत्ति, राजद्रोह, कठोर दायित्व, प्रतिनिधिक दायित्व, लोक न्यूसेंस एवं प्राइवेट न्यूसेंस, इनमें से किसी पर भी टिप्पणी लिखने को आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 47 मिथ्या साक्ष्य देने एवं मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के अपराध को परिभाषित करते हुए दोनों में अंतर को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 48 है कि भारत में जारक्रम अपराध नहीं है क्या, निर्णीत वादों का हवाला दीजिए। क्वेश्चन 49 है अंतरण विद्वेष के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, निर्णीत वादों का हवाला दीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने 49 देखे, तो इन क्वेश्चंस में सबसे ऊपर उन प्रश्नों को रखा गया है जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और जिनको परीक्षाओं में अक्सर कर पूछा जाता है और पूछा जा चुका है, और ऐसे प्रश्न जिनकी मेंस एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, उन प्रश्नों को दिया गया है। तो यदि आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन प्रश्नों पर फोकस करें, क्योंकि इन प्रश्नों में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलेंगे। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिससे जो समस्याओं पर आधारित होते हैं उनको तो आप बहुत आसानी से ही तैयार कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ प्रश्न जो है प्रॉब्लम बेस उनको देख लेते हैं, और उसके बाद जो प्रश्न हम लोगों ने देखे हैं इसके आंसर्स को कैसे लिखना है उसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं और किस तरीके से इनके आंसर्स को देना है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ए मिथ्या साक्ष्य देने के लिए बी को उकसाता है, बी ने मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया है, क्या ए ने कोई अपराध किया है, निर्णित कीजिए। आपको निर्णय करना है कि ए ने मिथ्या साक्ष्य देने के लिए बी को उकसाया और बी ने मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया, तो ए ने कौन सा अपराध किया है। तो इसका जो निष्कर्ष आप इस तरीके से दे सकते हैं, जो कि आईपीसी की धारा 108 के स्पष्टीकरण पर आधारित है, जिसमें मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध बनता है। भले ही बी ने मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया हो, परंतु ए ने उसको उकसाया है, तो ए ने मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का कार्य किया है। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए ने
मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरणा का अपराध किया है। और आप यदि मेंस में लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चंस को लिखते हुए आंसर्स को साइड कर दीजिए, तो आंसर जो है थोड़ा आपका बड़ा दिखने लगेगा। तो इनको आप संक्षेप में प्रॉब्लम में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को संक्षेप में लिखते जाएं। दूसरा जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस, ए यह जानता है कि बाई एक झाड़ी के पीछे है, बी यह नहीं जानता है कि बाई झाड़ी के पीछे है। बाई की मृत्यु कारित करने के आशय से ये जानते हुए कि उससे बाई की मृत्यु कारित होना संभावित है, बी को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए ये बी को प्रेरित करता है, बी गोली चलाता है और बाई को मार डालता है। ए एवं बी ने कौन सा अपराध किया है, दोनों के दायित्वों की विवेचना करना है। तो यहाँ पर बी जिसको जानकारी नहीं थी कि बाई झाड़ी के पीछे है, परंतु ए को जानकारी थी, तो यहाँ पर ए ने हत्या के दुष्प्रेरण का अपराध किया है। बी किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा क्योंकि बी को जानकारी नहीं थी। यदि बी के दायित्व की जब विवेचना की जाएगी तो यहाँ पर बी जो है धारा 80 का लाभ ले सकता है। तो यहाँ पर जो है ए ने हत्या के दुष्प्रेरण का अपराध किया है, बी ने कोई भी अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए बाई की पत्नी का यार है, वे ए को एक मूल्यवान संपत्ति देती है जिसके संबंध में ए यह जानता है कि वे उसके पति बाई की है और वे ऐसी संपत्ति है जिसको उसकी पत्नी को देने का प्राधिकार उसे नहीं है, बाई से उसको नहीं मिला है। उसके बावजूद भी ए उस संपत्ति को ले लेता है। तो यहाँ पर क्या ए ने कोई अपराध किया है, यदि हाँ तो कौन सा अपराध किया है। तो ये जो समस्या है 378 जो आईपीसी की धारा है उस पर आधारित है, जिसमें चोरी के कुछ आवश्यक तत्व बताए गए हैं, 5 आवश्यक तत्व बताए गए हैं उसके अंतर्गत, और उसमें जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं उन पर आधारित प्रश्न है। तो यदि आपका जो कॉन्सेप्ट है आईपीसी का क्लियर होगा तो आप प्रॉब्लम में जितने भी कौन सा क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको दिखने में तो बड़े लगते हैं लेकिन इनका आंसर बहुत ही आसान सा होता है। तो यहाँ पर ये इसका जो आंसर होगा, ये जो है भाई की पत्नी से जानते हुए संपत्ति लेता है कि वो उसके पति की है और उसको देने का प्राधिकार भी उससे अपने पति से नहीं मिला हुआ है और फिर भी उस संपत्ति को ये ले लेता है। तो यहाँ पर ए ने जो है चोरी का अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डी, ये एक स्त्री का घूंघट सास से बिना उसकी सहमति के हटाता है। ये कार्य इस आशय से किया जाता है कि इससे उसे स्त्री जो है उसको क्षोभ उत्पन्न हो। तो ए ने कौन सा अपराध किया है, निर्णित कीजिए, आपको निर्णय देना है। तो स्त्री का घूंघट सास से उसकी सहमति के बिना हटाता है, ये इस आशय से हटाता है कि उसे क्षोभ उत्पन्न हो। तो यहाँ पर ए ने कौन सा अपराध किया है, इसको बताना है। तो यहाँ पर ए ने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। तो आपराधिक बल को जो है आईपीसी की धारा 350 में बताया गया है। तो यहाँ पर जो ये है आपराधिक बल के प्रयोग का दोषी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ये एक बॉक्स में जो जेड का है इस आशय से आभूषण रखता है उसमें कि वे उस बॉक्स में पाए जाएं और जेड उस परिस्थितियों में जेड जो है चोरी के लिए दोषी ठहराया जाए। तो ए ने यहाँ पर कौन सा अपराध किया है। तो ये एक बक्से में जो जेड का है उसमें इस आशय से आभूषण को रखता है कि वो जब बक्सा खोला जाएगा और उसमें वो पाए जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में जो जेड है वो चोरी के लिए दोषी ठहराया जाएगा। तो इस तरीके से वो आभूषणों को बक्से में रखता है। तो ये यहाँ पर ए ने कौन सा अपराध किया है। तो यहाँ पर जो ए है वो जेड को फंसाने के लिए उसने आभूषणों को रखा है। तो यहाँ पर उसने साक्ष्य को गढ़ने का जो है अपराध किया है। तो जो मिथ्या साक्ष्य हैं, गलत तरीके से साक्ष्य को गढ़ने का अपराध किया है जेड के विरुद्ध। तो ये कहा जाएगी कि यहाँ पर ए ने जेड के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध किया है। तो मिथ्या साक्ष्य के लिए जो धाराएं दी गई हैं, मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, तो धारा 191, 92 और 93 में दिया गया है। तो यहाँ पर मिथ्या साक्ष्य को गढ़ा गया है तो धारा 192 के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ए ने मिथ्या साक्ष्य को गढ़ा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है या बी इस आशय से और ये संभाव्य जानते हुए कि वे ए की फसल को नुकसान कारित करे, ए के खेत में मवेशियों का प्रवेश कारित कर देता है। बी ने कौन सा अपराध किया है। बी का आशय है और ये संभाव्य जानता है कि वे ए की फसल को नुकसान कारित करेगा और ए के खेत में मवेशियों का प्रवेश कर देता है, जिससे कि उसकी जो फसल है वो खराब हो जाती है, उससे क्षति होती है। तो यहाँ पर यह है कि बी ने कौन सा अपराध किया है। तो उसकी जो फसल को नुकसान पहुँचाया है तो उसने मिसचीफ, दृष्टि का अपराध किया है। तो दृष्टि को
आईपीसी की धारा 425 में बताया गया है। तो उसने धारा 425 के अंतर्गत मिसचिफ का अपराध किया है, उसकी संपत्ति, उसकी जो फसल है उसको नुकसान पहुंचाकर या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर, तो जो 425 के आवश्यक तत्व दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के कहना यही है कि यदि आप लोगों का जो आईपीसी पढ़ने का कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा तो आप लोग आसानी से किसी भी प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। तो इससे पहले जो हम लोगों ने प्रश्न देखे उनके आंसर्स को कैसे लिखना है, इसके संबंध में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, जो समथिंग 2 घंटे 37 मिनट का है, जो आपको बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मिल जाएगा। और उस वीडियो में आईपीसी के जो भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं उनको डिटेल से दिया गया है, और जो उनके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको दिया गया है, तो जिसके आधार पर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और आसानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है दे सकते हैं। और आपको उस वीडियो में इम्पॉर्टेंट केस भी जो हैं रिलेटेड जो सेक्शन से होते हैं और जो लेटेस्ट केस लॉ हैं वो भी दिए गए हैं, तो उनको भी आप साथ में ऐड करके आंसर्स को लिख सकते हैं। तो किस तरीके से आंसर्स को लिखना है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है कि अपराधी मानववध किसे कहते हैं, ये कब हत्या की कोटि में आता है और कब हत्या की कोटि में नहीं आता है। अपराधी मानववध एवं हत्या के आवश्यक तत्व क्या हैं और वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें अपराधी मानववध हत्या नहीं होता है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार गंभीर और अचानक प्रकोपन से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए, निर्णयवादों का हवाला दीजिए, अपराधी मानववध एवं हत्या में अंतर कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग उस जो 2.5 घंटे की वीडियो है उसमें आसानी देख करके आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग उसकी जो पीडीएफ है उसको विजिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्लेलिस्ट में हमने 2 घंटे 37 मिनट का आईपीसी का वीडियो डाला है कंप्लीट प्री एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट केस लॉ हैं वो सब आपको दिए गए हैं। ये इंग्लिश में दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, इनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है 299, 300 उस पर भी आधारित केस लॉ दिए गए हैं। जैसे कि ये बिरसा सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1958 का मामला है, इसमें जो डिफरेंस बताए गए थे अपराधी मानववध हत्या में, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 299 एंड 300 ऑफ आईपीसी, इसमें जो निर्णायक जज थे वो जस्टिस BN बोस थे। और ये R वशिष्ठ गोविंदा वाला जो मामला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1876 का है। इसमें भी कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के बीच में डिफरेंस को बताया गया था। इसमें भी जो मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने निर्णित किया था जस्टिस मेलविल थे। इसमें भी धारा 299 और 300 में अंतर दिया गया है, जो कि अपराधी मानववध और हत्या में। तो ये जो केस लॉ हैं आप उसमें जो क्वेश्चंस 5 हम लोगों ने देखे उसमें लिख सकते हैं। और हम लोग जो उससे संबंधित धारा हैं उसको देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जो चैप्टर 16 हम आपको बताने जा रहे हैं, चाहे प्री एग्ज़ाम हो या फिर मेंस एग्ज़ाम हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से प्रश्नों को पूछा जाता है। इसमें जो हैं ये 7 टॉपिक दिए गए हैं। पहला 299 से 311 तक दिया गया है, और जो दूसरा टॉपिक है वो 312 से 318 तक दिया गया है, और जो तीसरा टॉपिक है 319 से 338 तक दिया गया है, और चौथा जो टॉपिक है 339 से 348 तक दिया गया है। पांचवा टॉपिक जो है 349 से 358 तक, और जो छठा टॉपिक है वो 359 से 376 तक दिया गया है। और लास्ट जो सेक्शन है 7वां टॉपिक आपका 377 है। तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे कि अपराधी मानववध एवं हत्या में अंतर क्या है, अपराधी मानववध के आवश्यक तत्व क्या हैं, हत्या के आवश्यक तत्व क्या हैं, तो इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स यदि हम लोग इनको देख लेते हैं तो धारा 299 अपराधी मानववध को बताया गया है। इसको सदोष मानववध भी कहते हैं, कल्पेबल होमिसाइड। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, यदि हम लोग इस तरीके से किसी भी सेक्शंस को तैयार करते हैं तो इस तरीके से हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि धारा 299 है, जो इसके आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, यदि हम लोग इनको ही याद रख लें तो आराम से जो है मेंस में क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। तो किसी भी मानव की मृत्यु कारित करना, और ऐसी मृत्यु जो है कार्य के द्वारा कारित की गई हो, कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, ऐसी शारीरिक क्षति उपपत्ति जिससे कि मृत्यु होना संभाव्य हो, कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करने के लिए किया गया हो, इससे किया गया हो। इसके जो दृष्टांत दिए गए थे कि गड्ढे पर लकड़ी को बिछाना अपराधी मानववध की कोटि में आता है, झाड़ी के पीछे छिपा होना, जैसा कि हम लोगों ने एक अभी प्रॉब्लम बेस में देखा था कि
ए को मालूम है कि जो बाई झाड़ी के पीछे छुपा है, परंतु बी को नहीं मालूम है और बी को गोली चलाने के लिए प्रेरित करता है, तो दोनों के दायित्व को बताना था। तो यहाँ पर ये जो है हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी पाया गया था। मुर्गे को मारने के आशय से मृत्यु जो है तो अपराधी मानववध की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि उसका आशय जो है मुर्गे को मारने का था, जबकि मुर्गे को मारने के आशय से किसी अन्य व्यक्ति जो कि झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था, जहाँ मुर्गा चला जाता है तो उसको गोली लग जाती है, तो है अपराधी मानववध नहीं माना जाएगा। इसके जो स्पष्टीकरण दिए थे कि शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जो कि मृत्यु विकार या अंग शिथिल से है तो अपराधी मानववध की कोटि में आएगा। जहां उचित और कौशलपूर्ण चिकित्सा से मृत्यु रोकी जा सकती थी, शारीरिक क्षति कारित करके मृत्यु कारित की गई हो, वो अपराधी मानववध की कोटि में आएगा। माँ के उदर गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु कारित करना अपराधी मानववध नहीं है, किंतु जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना अपराधी मानववध है, भले ही शिशु ने श्वास ना ली हो, सिर्फ उसका अंग गर्भ से बाहर निकल आया हो। हत्या जो है धारा 300 में परिभाषित की गई है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि आपराधिक दशाओं को छोड़कर मानववध हत्या है मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक उपति कारित की जाए जिससे कि मृत्यु होना संभाव्य हो, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करना पर्याप्त हो, इस ज्ञान से कि उस कार्य से मृत्यु हो जाएगी, ऐसी उपति कारित करके मृत्यु की जाती है तो हत्या कहलाएगा। इसके जो दृष्टांत दिए गए थे, ए को मारने के आशय से बी गोली चलाता है, ए मर जाता है तो हत्या है। रोगग्रस्त व्यक्ति मृत्यु करने के आशय से आघात परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है, तो भले ही सामान्य व्यक्ति ना मरता परंतु वो हत्या की कोटि में आता है। तलवार या लाठी से ऐसा घाव जो मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित होने के लिए पर्याप्त है, उसके परिणाम स्वरूप यदि मृत्यु हो जाती है तो वो हत्या है। तो ये किसी प्रतिशोध के बिना व्यक्तियों पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है तो हत्या है। तो ये जो है आपके प्रॉब्लम बेस में इस तरीके के जो दृष्टांत हैं इस पे बन जाएंगे कि किन परिस्थितियों में हत्या होती है और किन परिस्थितियों में अपराधी मानववध होता है। तो इसके जो कुछ अपवाद भी दिए गए हैं कि किन परिस्थितियों में अपराधी मानववध है जो हत्या नहीं होगा। तो गंभीर और अचानक प्रकोपन से किसी की मृत्यु कारित हो जाती है तो वो हत्या नहीं होगा, अपराधी मानववध कहा जाएगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किसी की मृत्यु कारित हो जाती है तो हत्या नहीं होगा, अपराधी मानववध कहा जाएगा। लोक सेवक के कार्य में विघ्न डालने के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो अपराधी मानववध की कोटि में आएगा, हत्या में नहीं जाएगा। अचानक झगड़ाजनी लड़ाई हो जाती है, उसके आवेश में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो है हत्या की कोटि में नहीं आएगा, अपराधी मानववध कहा जाएगा। सहमति 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के द्वारा की गई हो अपनी मृत्यु को सहन करने के लिए तो वो है हत्या की कोटि में नहीं आएगा, अपराधी मानववध कहा जाएगा। तो ये जो अपवाद हैं जिनमें जो है हत्या अपराधी मानववध हत्या नहीं होते हैं, इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बता चुके हैं कि यार बनाम गोविंदा का अपराधी मानववध और हत्या में अंतर के बारे में जस्टिस मेलविल ने इसको डिसाइड किया था। बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला है, इसमें जस्टिस विवियन बोस ने 299-300 में अंतर को बताया है। धारा 303 को उन्होंने लागू भी किया था और इसके लिए कुछ 4 तथ्यों को सिद्ध भी किया गया था। अपराधी मानववध नहीं हत्या है ये माना गया था। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं किस परिस्थिति में उनको हत्या माना जाएगा और किन परिस्थितियों में अपराधी मानववध माना जाएगा। और जैसा कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि अंतरण विद्वेष का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, किसको कहते हैं, तो अंतरण विद्वेष का जो सिद्धांत है वो धारा 301 के अंतर्गत आता है। इसमें लिखा है कि अंतरण विद्वेष का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि 301 का उद्देश्य ये है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जिसको मारने का आशय है उस पर यदि प्रहार करता है और वो प्रहार चूक करके किसी दूसरे थर्ड पर्सन को लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए ये है बी को मारना चाहता है और पास में सी खड़ा हुआ है और उसका निशाना चूकता है, सी को लग जाता है, तो यहाँ पर अंतरण विद्वेष का सिद्धांत प्रभावी हो जाता है, क्योंकि उसका मारने का जो आशय है ए का वो बी को था परंतु गोली सी को लग गई और सी की मृत्यु हो गई। तो इसको अंतरण विद्वेष का सिद्धांत कहते हैं। और हत्या के लिए जो दंड है वो जो कोई हत्या करेगा मृत्यु या जीवन कारावास और जुर्माने से। तो ये जो प्रश्न हम लोगों ने देखे कि अपराधी मानववध किसे कहते हैं, कब हत्या की कोटि में आता है और कब हत्या की कोटि में नहीं आता है, व्याख्या कीजिए। अपराधी मानववध में हत्या के आवश्यक तत्व भी हम लोगों ने देख लिए, कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनमें अपराधी मानववध हत्या नहीं होता है उनको भी देख लिए, और अपवाद भी देख लिए कि किन जो 300 के 5 अपवाद दिए गए थे और 299 के उदाहरण स्पष्टीकरण दिए गए हैं। उन परिस्थितियों में अपराधी मानववध है हत्या नहीं होता है। भारतीय संस्था के अनुसार गंभीर और अचानक प्रकोपन से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए। तो गंभीर और अचानक प्रकोपन को देखा जाएगा, यदि इन परिस्थिति में किसी की मृत्यु होती है तो वो हत्या की कोटि में नहीं आएगा, अपराधी मानववध कहा जाएगा। अपराधी मानववध एवं हत्या में अंतर को हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि अपराधी मानववध और हत्या जब दोनों को हम लोग पढ़ेंगे तो उसको अंतर को कर सकते हैं कि अपराधी मानववध जो है और हत्या में जो अंतर है क्या क्या हो सकते हैं, इनको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ये PDF है, इस PDF से हम लोग किस तरीके से आंसर्स को लिख सकते हैं। तो इस PDF में आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको कंप्लीट दिया गया है। सिर्फ आपको करना ये है कि क्वेश्चंस को देखना है और क्वेश्चंस के आधार पर आपको आंसर्स लिखना है। बियर एक्ट या बुक लैंग्वेज को आप रटने में दिक्कत महसूस करेंगे, परंतु इन फैक्ट्स को जो इम्पोर्टेंट हैं, यदि आपने इन्हीं को याद करके लिख लिया तो आपका क्वेश्चन पूर्ण ही माना जाएगा, जिसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उन सभी के आंसर्स को लिख सकते हैं। उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि मानहानि हानि को परिभाषित कीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 मानहानि हानि का अपराध क्या है तथा उसके अपवादों की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चंस के जो आंसर हैं इनको भी आप आसानी से किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको भी हम लोग जो 2.5 घंटे 37 मिनट का वीडियो है उसकी जो PDF है उसके अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। तो मानहानि हानि के संबंध में जो चैप्टर दिया गया है आपका 21 है। अध्याय 21 मानहानि हानि के विषय में 499 से 502 तक में बताया गया है। तो धारा 499 जो है मानहानि हानि डिफेमेशन की परिभाषा देती है। तो डिफेमेशन के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चंस में देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि मानहानि हानि को परिभाषित कीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 में मानहानि हानि का अपराध क्या है तथा इसके अपवादों की विवेचना कीजिए। तो मानहानि हानि के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो ये हैं कि किसी भी व्यक्ति के बारे में लांछन लगाए या प्रकाशित करें, किसी व्यक्ति की ख्याति को नुकसान हो और ऐसा प्रकाशन अपवादों के अंतर्गत ना आता हो। तो आप इसमें किस तरीके से लिख सकते हैं कि मानहानि हानि को IPC की धारा 499 में परिभाषित किया गया है। धारा 499 के अनुसार मानहानि हानि का आशय ये है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाया गया हो या प्रकाशित किया गया हो जिससे कि उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति की ख्याति को नुकसान हुआ हो और ऐसी ख्याति के नुकसान से ऐसा प्रकाशन या अपवादों के जो अंतर्गत ना आता हो तो वो मानहानि हानि कहलाता है। इसके जो 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं तो मानहानि हानि के संबंध में है और 3 ही दृष्टांत दिए गए हैं और 10 अपवाद दिए गए हैं। तो मानहानि हानि के 3 दृष्टिकरण आपको याद रखना है, 3 अपवाद दिए 10 अपवाद दिए गए ये याद रखना है और 3 दृष्टांत और 3 स्पष्टीकरण 3 हैं और 10 अपवाद हैं। तो स्पष्टीकरण जो 3 हैं वो ये हैं कि मृत व्यक्ति को कोई भी लांछन लगाना और कंपनी संगम या व्यक्तियों के समूह पे लांछन लगाना, अनुकल्प व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्ति लांछन लगाना, ये जो है मानहानि हानि के अंतर्गत आते हैं। 3 दो दृष्टांत हैं, जैसे कि ए ने बी की घड़ी अवश्य चुराई है, ये ईमानदार व्यक्ति है, उसने बी की घड़ी कभी नहीं चुराई है जब तक कि अपवादों में ना हो, तो ये मानहानि हानि है। इस तरीके के यदि आपको दृष्टांत जो सेक्शंस हैं इनके स्पष्टीकरण क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट यदि आपका सेक्शन का मान लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने दृष्टांत भी देख रखे हैं, स्पष्टीकरण भी पढ़ रखे हैं, अपवादों को पढ़ रखा है, तो कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाए आप उसको आसानी से लिख सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर जिस PDF में आपको इसी तरीके के जो है फैक्ट दिए गए हैं, शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं, अपवाद भी दिए गए हैं, तो कंप्लीट चीज़ें आपको दी गई हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करके क्वेश्चंस के आंसर्स को किस तरीके से लिखना है और कौन से केस को कहाँ पर रखना है, सेट करना है, आपको यहाँ इस PDF में इम्पॉर्टेंट्स जो वो हैं केस लॉ वो भी दिए गए हैं और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स दृष्टांत और जो स्पष्टीकरण वो सब दिए गए हैं। आप क्वेश्चंस को आंसर्स को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप लिख करके आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस करें, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी तैयार हो जाएंगे और आपको आसानी भी होगी मेंस एग्ज़ाम में। क्योंकि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन किए हुए हैं, जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उन लोगों का कहना ये था कि सर IPC के जो हैं क्वेश्चन आंसर्स आप करा दीजिए। तो मेरा कहना ये है उन लोगों से कि यदि आपको कौन सा आंसर जो है प्राप्त करा भी दिए जाएं तो आप लोग उनको उतना अच्छे से नहीं तैयार कर पाएंगे, डिटेल्स में होंगे। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में चीज़ें मिलेंगी और यदि आप इनको पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो मैं उम्मीद से कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चंस आ जाए तो आप आसानी से उस क्वेश्चन के आंसर्स को लिख सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको अपना माइंड जो है अप्लाई करना है। जिस तरीके से हमने आपको क्वेश्चंस दिखाए थे यहाँ पर आपराधिक मानववध और हत्या के जो दिखाए हैं और डिफेमेशन के जो क्वेश्चंस दिखाए हैं,
की मानहानि को परिभाषित कीजिए तथा इसके हादसे के तथ्यों की विवेचना कीजिए। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 मानहानि का अपराध क्या है तथा उनके अपवादों की विवेचना कीजिए। तो इसके जो आंसर्स हैं आप इसमें आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि बताया था कि मानहानि जो 499 में परिभाषा आप लोगों को बता चुके हैं, 3 स्पष्टीकरण हैं, 3 अपवाद हैं, तो स्पष्टीकरण को भी देख चुके हैं और जो दृष्टांत हैं इनको भी देखा। तो दृष्टांत के अंतर्गत कौन से मामले जो है मानहानि के अंतर्गत आते हैं, जिससे ए ने बी की घड़ी अवश्य चुराई है। ए ईमानदार व्यक्ति है, उसने बी की घड़ी कभी नहीं चुराई जब तक अपवादों में ना हो, तो ये जो है मानहानि का अपराध है। दूसरा जो दृष्टांत है कि ए से पूछा कि बी की घड़ी किसने चुराई है। ए विश्वास कराने के आशय से कि सी ने बी की घड़ी अवश्य चुराई है, सी की ओर संकेत करता है, इशारा करता है जब तक कि ये अपवादों में ना हो, ये भी मानहानि का दृष्टांत है। तीसरा दृष्टांत जो है कि घड़ी लेकर भाग रहे व्यक्ति का चित्र खींचना। कोई व्यक्ति जो घड़ी लेकर भाग रहा है उसका चित्र खींचा गया जब तक कि ये अपवादों में ना हो, ये मानहानि है। तो ये 3 दृष्टांत हैं मानहानि के। इसके जो 10 अपवाद हैं इसके अंतर्गत आता है तो वो मानहानि नहीं होगा। जैसे सत्यवाद का लांछन लगाया गया है तो ये मानहानि में नहीं आएगा। लोक कल्याण के अपेक्षित है तो मानहानि नहीं होगा। लोक सेवकों का लोकाचरण है तो मानहानि नहीं होगा। किसी भी लोक प्रसंग के संबंध में व्यक्ति का आचरण है तो मानहानि नहीं होगा। चौथा जो अपवाद है कि न्यायालयों की कार्रवाइयों की रिपोर्टों का प्रकाशन, ये मानहानि के अंतर्गत नहीं आएगा। न्यायालयों में विनिश्चित मामलों के गुणागुण एवं साक्षियों तथा संपर्क अन्य व्यक्तियों का आचरण, उसके संबंध में लोक कृति के गुणागुण के संबंध में अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति तथा सद्भावनापूर्वक अभियोग के संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावनापूर्वक अभियोग या परिनिंदा की गई हो तो वो मानहानि नहीं है। अपने या अन्य के हितों की संरक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति या पर या द्वारा लगाया गया लांछन जो सद्भावनापूर्वक लगाया गया हो तो मानहानि नहीं होगा। 10वां अपवाद जो है सावधानी जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे हुए दी गई है या लोक कल्याण के लिए आश्रित है तो ये मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। तो उपरोक्त वर्णित अपवादों में मानहानि नहीं होगी। तो 10 अपवाद यदि होंगे तो वो मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप के जो अपवाद हैं और जो दृष्टांत दिए गए थे, आपको स्पष्टीकरण दिए गए हैं, इनके आधार पर आपसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं, उनको भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मानहानि के इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको देख लिया, उनके दृष्टांत को देख लिया, उनके अपवादों को देख लिया, किन परिस्थितियों में मानहानि होती है, किन परिस्थितियों में मानहानि नहीं होती है। और मानहानि के लिए दंड जो है धारा 500 में दिया गया है, 2 वर्ष का सादा कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो आप थोड़ा बढ़ा के इस तरीके से लिखते हैं कि मानहानि के लिए जो दंड है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 500 में बताया गया है या प्रावधान दिए गए हैं। तो मानहानि के लिए जो दंड है 2 वर्ष का साधारण कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है पूर्ण हो जाएगा। और जो केस लॉ दिए गए हैं तो केस लॉ भी आप वहाँ से देख करके जो आपको याद हो उसको भी साइट कर सकते हैं, उसके भी तथ्यों को दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप हैं आंसर्स को लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट आंसर हैं उनको कुछ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। किसी भी अपहरण को परिभाषित कीजिए था, इनके मध्य अंतरों को समझाइए और विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापरण के अपराध के आवश्यक तत्वों की समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सबसे पहले आप जो ऊपर से दिए गए हैं उनको तैयार करिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको मेंस में पूछा ही जाता है और आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। ऐसे ही प्रश्नों को दिया गया है। यदि आपने इतने ही प्रश्न तैयार कर लिए तो आप तभी भी आप IPC के जो पेपर हैं उसको आसानी से पास कर सकते हैं। और इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यदि तैयारी आपकी बेहतर है तो अन्य प्रश्नों को भी तैयार कर सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो व्यापरण अपहरण अपराधों को परिभाषित कीजिए, इनके मध्य अंतरों को समझाइए, विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापरण के अपराध के आवश्यक तत्वों को समझाइए। तो इसके संबंध में जो है हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से आंसर्स को देना है। धारा 361 में व्यापरण और अपहरण के बारे में बताया गया है। व्यापहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम धारा 359 से 374 तक पे परिभाषित किए गए इन सबको। तो धारा 359 जो है व्यापहरण किडनैपिंग को बताती है, जो कि 2 प्रकार से है। पहला है कि भारत में और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षितता में से व्यापहरण। और धारा जो 360 है वो भारत में से व्यापहरण को बताती है। तो शिकार, इसके अंतर्गत जो शिकार है वो पुरुष या स्त्री दोनों व्यक्ति होते हैं और चाहे वो वयस्क हों या अवयस्क हों कोई भी व्यक्ति जो है व्यापहरण के अंतर्गत हो सकता है। और धारा जो 161 है विधिपूर्ण संरक्षितता में से व्यापहरण किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप से। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ये है कि किसी भी अवयस्क या विकृत व्यक्ति को ले जाना, उसको या बहका करके ले जाना या
नर है तो वो जो 16 वर्ष से कम आयु का है। यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को बहुत याद रखनी है। 361 में जो दी गई है कि लॉफुल गार्जियनशिप से किसी व्यक्ति को किडनैपिंग करना, तो यदि पुरुष है तो वो 16 वर्ष से कम है और नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु की हो। यहाँ पे जो पुरुष की आयु है वो कम दी गई है और स्त्री की आयु अधिक दी गई है। तो पुरुष 16 वर्ष से कम है और स्त्री 18 वर्ष से कम है, तो वो है गार्जियनशिप से व्यापरण उसका किया जा सकता है। और विधिपूर्ण संरक्षक की अनुमति के बिना उसको ले जाया गया हो, विकृचित या अवयस्क की विधिक संरक्षितता में से सहमति के बिना उसको ले जाया गया हो, तो ये कहा जाएगा कि उसने लॉफुल गार्जियनशिप में से जो है किडनैपिंग की है। और जो अपहरण है, एब्डक्शन, इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक बाध्यता के साथ और प्रवंचनापूर्ण उपायों के द्वारा, उत्प्रेरणा के द्वारा या फिर किसी स्थान से ले जाने का हो, तो ये कहा जाएगा कि उसने अपहरण, एब्डक्शन किया है। तो व्यापहरण के लिए जो दंड है वो 7 वर्ष तक का है और जुर्माना भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग जो है यदि प्रत्येक सेक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो उनके आंसर्स को आसानी से लिख सकते हैं, थोड़ा सा माइंड को अप्लाई करके। और जो एक टॉपिक है उपपत्ति, घोर उपपत्ति के संबंध में, उससे भी सबसे ज़्यादा प्रश्नों को पूछा जाता है कि उपपत्ति कितने प्रकार की होती है। धारा 320 में जो उपपत्ति हैं वो 8 प्रकार की बताई गई हैं। तो उपपत्ति के बारे में 319 से 338 तक में दिया गया है, इसमें उपपत्ति और घोर उपपत्ति के विषय में बताया गया है। तो 319 जो है उपपत्ति हट को बताती है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शिथिल कारित करता है, तो ये कहा जाता है कि वो उपपत्ति करता है। धारा 320 घोर उपपत्ति को बताती है, ग्रीवियस हट गया है। तो घोर उपपत्ति के जो धारा 320 में 8 प्रकार दिए गए हैं, 8 प्रकार की जो किस्में होंगी वो घोर उपपत्ति के अंतर्गत आती हैं। तो पहला है कि नपुंसकता, दूसरा है आंखों का विच्छेद होना जाना, तीसरा कानों का विच्छेद हो जाना, चौथा जो है किसी जोड़ों का विच्छेद हो जाना और या जोड़ों का नाश हिरास हो जाना, चेहरे का विद्रूपीकरण, हड्डी या दांत का जो है विसंधान भंग हो जाना, 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा में रहना। तो ये जो 8 प्रकार दिए गए हैं, यदि इनमें से कोई भी हो तो वो घोर उपपत्ति के अंतर्गत आता है, जिसको ग्रीवियस हट कहते हैं हम लोग। तो ये आप लोग यदि शॉर्ट में याद कर लेंगे तो इसका जो परिवर्तित रूप है, बड़े रूप में भी इसको लिख सकते हैं आसानी से। जैसे कि आंखों का विच्छेद होना, तो आप लिख सकते हैं कि जो घोर उपपत्ति है, यदि किसी भी व्यक्ति की दोनों आंखों में से एक आंख की दृष्टि का स्थायी रूप से विच्छेद हो जाता है तो वो घोर उपपत्ति के अंतर्गत आता है। यदि किसी व्यक्ति का दोनों कानों में से किसी भी एक कान की सुनने की जो शक्ति है उसका स्थायी विच्छेद हो जाता है तो वो घोर उपपत्ति के अंतर्गत आता है। यदि किसी भी अंग का है जोड़ जो जिसका स्थायी विच्छेद हो जाता है, कोई व्यक्ति उसको तोड़ देता है, तो वो जो है घोर उपपत्ति के अंतर्गत आता है। तो इसका जो याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि पहला तो नपुंसकता वाला आपको याद रखना है, दूसरा है आँख है, कान है और जोड़ हैं, जोड़ों का ह्रास है, चेहरा का विद्रूपीकरण है, हड्डी या दांत का तोड़ना है और 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा में रहना है। तो ये जो है 8 प्रकार की घोर उपपत्ति हैं, इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस अधिकतर ही परीक्षाओं में पूछा ही जाता है कि घोर उपपत्ति के प्रकार कितने हैं और किस प्रकार की घोर उपपत्ति होती हैं, जैसा कि हम लोग क्वेश्चंस में देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अब बनाने का मेरा यही आशय था कि काफ़ी लोगों के कहना था कि सर आईपीसी के कुछ ऐसे जो हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हों उनको बता दीजिए। तो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आपको किस तरीके से आंसर्स लिखना है इस चीज़ को भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो जो ये PDF है, जो लोग ऑलरेडी बिहार APO मेंस एग्ज़ाम के कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स के लिए जो प्लान हमने यूट्यूब चैनल पर बनाया हुआ है, गोल्डन स्टैंडर्ड प्लान 799 का, जो लोग उसको ज्वाइन कर चुके हैं तो उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग इस PDF को अच्छे से देखें और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स को लिखने का प्रयास करें। और यदि इस PDF को आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिया तो मैं विश्वास से कहता हूँ कि आप लोग मेंस एग्ज़ाम में जो IPC का होगा कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, आसानी से किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको IPC के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का आसान तरीका दिया गया है।
इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन हैं उनके स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं और अपवादों को भी बताया गया है। साथ में आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो केस लॉ हैं उनको भी इस PDF में दिया गया है। और जो लोग अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो लोग एक बार जब चैनल पर जाएंगे तो उनके लिए एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जब प्लेलिस्ट पे वो लोग जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, बिहार APO मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम कंप्लीट मटेरियल ओनली फॉर बिहार APO के लिए है ये। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और साइट में जो सभी वीडियो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये जो वीडियो हैं बिहार APO मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किए गए हैं। इसमें आपको यहाँ पर 18वें नंबर पर जो दिया गया है वीडियो IPC का बिहार APO मेंस, बिहार जुडिशरी मेंस एंड अदर स्टेट के लिए जो दिया गया है 2 घंटे 37 मिनट 21 सेकेंड का ये वीडियो है। इसमें आपको कंप्लीट जो है IPC के नोट्स मिल जाएंगे, इनको तैयार करके आप आसानी से किसी भी क्वेश्चंस के आंसर्स को मेंस में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो बनाने का हमारा उद्देश्य यही था कि आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जिनको मेंस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आप लोगों को वो प्रोवाइड हो जाएं और साथ ही साथ उनके आंसर्स को कैसे लिखना है उसकी जानकारी आप लोगों को हो जाए, इसलिए वीडियो को तैयार किया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो IPC के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उनको आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे और आई होप मैं समझाने में आप लोगों को काफ़ी हद तक सफल रहा हूँगा। तो फ्रेंड्स, अंत में मेरा ये कहना ये है आप लोगों से कि आप लोगों के पास बिहार APO मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करने के लिए समय बहुत कम है। जिन लोगों की तैयारी पहले से है वो लोग इन क्वेश्चंस को अवश्य रिवाइज कर लें और जिन लोगों ने पहले से तैयारी नहीं कर रखी है और वो लोग कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग बिहार APO मेंस एग्ज़ाम के कंप्लीट मटेरियल्स के जो स्टडी नोट्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए वो ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे और जब ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी जहां पर आपको एक गोल्डन S प्लान दिखेगा जो 799 का है। जब इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो बिहार APO मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड स्पेशल वीडियोज के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक मिल जाएगी जिनको डाउनलोड करके आप आसानी से ऑफलाइन स्टडी कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में नोट्स को रिवाइज करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और जिन लोगों को जो बिहार APO मेंस एग्ज़ाम में पेपर नंबर 7 है माइनर रेट का, जिसके अंतर्गत 6 से प्रश्नों को पूछा जाएगा, उस पेपर्स में काफ़ी लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि किस तरीके से उसको तैयार करें, कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, उनके आंसर्स जो है किस तरीके से लिखना है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जो पेपर नंबर 7 है माइनर रेट का। तो उसके लिए भी मैंने एक स्पेशल प्लान तैयार किया है, सिल्वर S प्लान, जो ओनली 159 का है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे माइनर रेट के पेपर नंबर 7 के। तो इसको ज्वाइन करके आप वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को डाउनलोड करके ऑफलाइन स्टडी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग सिर्फ वीडियोज को देखना चाहते हैं, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी बिहार APO मेंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक CRPC के रह गए हैं, उनके वीडियो अभी अपलोड करने हैं, तो यदि उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं उनकी सूचना आप लोगों को समय पर मिलती रहे और जो भी जानकारी हो वो भी आप लोगों को समय से मिलती रहे। और वीडियो के लिए बिहार APO मेंस एग्ज़ाम के कंप्लीट स्टडी नोट्स के जो प्लेलिस्ट तैयार की गई है, इसको आप फॉलो करके 1 बाय 1 करके वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।